बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के हवाले से, जिसने आज कराची के अहम केसेस की समाअत की। और ये जो बैठक सुप्रीम कोर्ट की आज लगाई गई, इसमें ख़ास तौर पर कराची में तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से जो केस है उसकी समाअत की। कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई और इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात शहर में कायम हैं उसे हटाने में जो हुकूमत है वो किस हद तक कामयाब हो सकी है, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं केएमसी के डायरेक्टर इंक्रोचमेंट जनाब बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। बशीर भाई, क्या पोजीशन है सर, समाज में क्या ब्रीफ किया गया है और क्या समझते हैं जो तजावुज़ात हैं, खासतौर पर नालों के अतराफ से जो तजावुज़ात हटाई जा रही हैं और शहर में जो दूसरी गैर कानूनी तजावुज़ात कायम है उससे किस हद तक वागुजार करा लिया गया है? डॉक्टर साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो आज लगी थी नालों के ऊपर तजावुज़ात के लिए, सुप्रीम कोर्ट का खुद सोमोटो एक्शन है जो पिछले साल कराची डूबा था जी। सैकड़ों लोगों उसमें इंतकाल कर गए, करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, हजारों लोगों का, करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर जारी किए कि तमाम नालों से तजावुज़ात खत्म की जाए। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्शन जारी है। कराची का सबसे बड़ा नाला गुज्जर नाला जो कि 13 किलोमीटर के रकबे पर है, 26 किलोमीटर दोनों इतराफ में उसके तजावुज़ात है, उस पर भी कार्रवाई हमारी जारी है। बिल्कुल इसी तरह कराची का दूसरा सबसे बड़ा नाला जो औरंगी नाला है वो 11.5 किलोमीटर पे रकबे पर है, दोनों तरफ इसके तजावुज़ात हैं 23 किलोमीटर, उस पर भी हमारी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। तीसरा हमारा जो है वो अगर आप देखें गुलिस्तान है सफर सोसाइटी की, और उसके बराबर में रेलवे लाइन पर, उस पर भी हमारी जो है कार्रवाई जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और तीनों नालों के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो है वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आप देखें तो कराची में के अंदर जो है जो तजावुज़ात है उसका सुप्रीम कोर्ट ने 19 जो सिविक एजेंसी हैं सबको इसका ऑर्डर जारी किए हैं कि वो अपने अपने जो लैंड कंट्रोल है उस पैसे वो तजावुज़ का खात्मा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हॉलों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? बहुत से शादी हॉल अब भी मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी ज़मीन पर बनाए गए हैं या अपनी हद से तजावुज़ करके उसे बढ़ा लिया गया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है उस पर, और उस पर जो कार्रवाइयाँ बिल्कुल जारी है। ये अगर आप देखेंगे कोरंगी पे जो बाकायदा जो है नोटिस इशू किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में वो बात हो रही थी, जो तकरीबन 100-150 के करीब ये जो शादी हॉल्स हैं जो कि रेसिडेंशियल एरिया पे थे, वो उसके ऊपर आज जो है बात भी हुई है जिस पर उन्होंने ऑर्डर किए, बिल्कुल उसको जो है मस्मार की जाए। और वो केडीएल का लैंड कंट्रोल है और उसके ऊपर उनको नोटिस भी इशू हो गए। अगर जरूरत पड़ी तो जिस तरह हम जो मेरी जो है वो निगरानी के अंदर केडीए, रेवेन्यू, कच्ची आबादी और दीगर इदारों पर, रेलवे और साइड डिसीजन की जमीनों पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला तो इंशाल्लाह वो मावी कार्रवाई करेंगे। सर, ये गैर कानूनी शादी हॉल जो कायम हुए हैं उनके हवाले से क्या कल रिपोर्ट भी मांग ली गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? यहाँ बिल्कुल कराची शहर में जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी शादी हॉल्स हैं बने हुए हैं उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी जमा है सुप्रीम कोर्ट में। जिन लैंड कंट्रोल एजेंसी ने जमा नहीं कराई है उससे कहा है कि वो भी जमा करा दें। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि सर्कुलर रेलवे फेज 2 का जो काम है वो उस हवाले से यानी तजावुज़ात हैं अभी उसके रास्ते में, और FWO को ये ठेका दिया गया है और इस पे बाकायदा काम शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, वो आज जो कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट जारी किया है वो इसमें यही क्या बताया कि हमारा ये जो ठेका है वो FWO को दिया गया, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने मालूम किया कि कौन यहाँ पर जो FWO का नुमाइंदा, उससे बिल्कुल जिक्र किया और बात की है, और उसमें तजावुज़ात के हवाले से भी बात हुई है। उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर जारी किए कि जितनी भी तजावुज़ात है वो
उसको फौरन खत्म किया जाए। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम जो है उसके अल्टरनेट के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो हमारे बोरस पर थोड़े से भरम भी हुए चीफ जस्टिस साहब, लेकिन उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं कि उसको फौरी तौर पर जितनी भी तजावुज़ का खात्मा किया जाए। सर बस लास्ट 2 साइट्स का आपसे पूछना चाहूंगा, एक किडनी हिल और दूसरा हिल पार्क, इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? क्योंकि पार्क्स पे खास तौर पे चीफ जस्टिस साहब की जानिब से प्रेस किया जा रहा है कि जी पार्क्स को वागुजार करा के उसे या जो भी जगह तजावुजात हुई हैं उस पर दोबारा से पार्क बनाया जाए, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए हिल पार्क के हवाले से जो रिव्यू की अपील की गई थी वो रिजेक्ट कर दी है चीफ जस्टिस साहब ने। उसमें वो कह रहे थे कि हमें कुछ अल्टरनेट उसके बदले में दिए जाए, लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने वो रिजेक्ट किए। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर को एक ही नजर से देखा जाए, और बिल्कुल सही। दूसरी उन्होंने जो है किडनी हिल पार्क के हवाले से मैप के हवाले से कहा है कि जो है वो उनकी तरफ से जो शहरी की तरफ से एप्लीकेशन आई वो कह रहे हैं कि 7 एकड़ की जगह अभी बाकी है, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो सर्वे कराया है उसमें जो है तकरीबन 2.25 एकड़ की जगह बाकी है, जिसको वो वागुजार कराने के लिए नोटिस भी इशू कर दिए, और हमने उन जगहों को निशानदेही भी कर दी है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा जो है वो डेट रखी कि इन तमाम लोगों को एक जगह करके इस मैप में से देखा जाए कि कौन से जगह पर जो है वो कहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हेयरिंग में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस बार पर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ताजरों के हवाले से। आज ताजरों के एक वफ़द ने मुलाकात की है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी से, और इस मुलाकात में सरवत एजाज कादरी जो है वो सरबरा हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो ताजरों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक चूँकि ताजरों के लिए बहुत अहम महीना होता है, इसमें इस महीने पर बड़ा इन्हिसार होता है ताजिर बिरादरी का अपने रोज़गार के हवाले से। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, खैरियत से? सर आप बताएं, खैरियत से? फर्स्ट क्लास हैं जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरवत एजाज कादरी साहब, क्या कहेंगे सर ताजिरों के हवाले से? यानी मुलाकात हुई है और औकात कार में तब्दीली भी चाह रहे हैं ताजिर हजरात, और हफ्तावार छुट्टी भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्या फरमाएंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और वाकई ये इस वक्त इन जो मुश्किल तरीन हालात हैं इस वक्त मुल्क के, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक बड़ी एक स्लोगन के तौर पे है कि ये एक वबा है और एहतियात लाजमी है, एहतियात करना है। और हम समझते हैं कि उस एहतियात के साथ जब हम दूसरे प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो इस पर जो सिंध की या बिलखुसूस कराची की जो सूरत हाल है वो इतनी ट्रिपिकल नहीं है, और उसमें 0.2% की जिस तरह करके इसका वो है। तो आज मुलाकात का मकसद भी यही था कि हमने ताजिर बिरादरी को यकीन दिलाना था कि हम सब एज ए कौम इस आपके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की में आपका जो किरदार है, इस मुल्क मुश्किल वक्त में आपका जो किरदार है वो बड़ा अहम है, क्योंकि मैशत हमारी एक बहुत इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन के अंदर है, और उसके अंदर इन ताजरों का चलते रहना और इन ताजरों का काम करते रहना, तो उसमें हुकूमत को मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा स्टिक उन्होंने इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, और फिर वक्त का तयन करना, वो जब कि उनके साथ उनको एतमाद में भी ना लेना, यकीनन ये कुछ तशवीश के बाइस है कि इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि यहाँ पर वो सख्त इकदाम किए जाए जिनकी मैं नहीं समझता कि जरूरत है हमारी, और वो फिर आपके साथ बाकायदा हर चीज के लिए तैयार हैं, उसके साथ उनको मिलकर काम करना चाहिए। वो आपके टैक्स पेयर भी हैं, वो आपकी मैशत का एक हिस्सा भी हैं, और दुनिया के अंदर हमने ये देखा है चाहे वो कितनी बड़ी सीट हो, चाहे वो वजीर आजम मुल्क का, लेकिन वहां पर उनके लिए ताजरों के लिए जो अपना एक स्पेशल उनके लिए काउंटर होता है जहां पर उनसे मीटिंग्स करना हो, वहां के हालात को सुधारना हो, तो उसमें बड़ा एक किरदार होता है।
अभी आप देखिए इसके अंदर इन्होंने, मैं सिर्फ ऐसे ही एक जहन देख रहा था और काफी दिनों से आप मीडिया भी हम देख रहे होते हैं कि 249 के ऊपर सीट पे इलेक्शन हो रहा है। वहां मुझे बताइए कहाँ पे क्या एहतियात है, क्या चीज नहीं है। और जो मैशत के अंदर किरदार अदा कर रहे हो ताजिर बरादरी, जो आपका टैक्स के अंदर आपके टैक्स में आपके साथ है, मुल्क को चलाने में आपके साथ है, मुल्क की मैशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो शहर कराची जहां पर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां से पूरा मुल्क आपका चलता है, हम अगर इस तरह उनके लिए इतनी हडल्स पैदा करेंगे, आपने वर्किंग डेज में आपने 2 दिन क्लोजिंग कर दी, अब उन्होंने एक तजवीज आपको दी है, उनको आप साथ तो बिठाएं, उनको अपनी मशावरत का हिस्सा तो बनाए। यहाँ के जो हालात और मामलात है, हम देखें कि हम जो एहतियात की बात करते हैं तो जो लोग इस वक्त कोरोना, यहाँ कोई ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में नहीं है जिसके लिए आपने सख्त इकदाम कर रहे हैं। और बाकी आपकी अपनी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर कोई कमी नहीं है, पॉलिटिकल मामलात के अंदर कोई कमी नहीं है, इलेक्शन के मामलात में कोई कमी नहीं है। जहाँ पंजाब इसमें जहाँ 17-18% है, जहाँ के हालात देखें वहां आप रोजाना देख रहे होंगे 10 अप्रैल को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, वहां पे वहां की सूरत हाल भी आपके सामने। और जो आपकी एसओपी आती है वो मस्जिद के लिए आ जाती है, वो एसओपी के साथ आप वहां सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ताजिरों का चलना और ये इतना बिजनेस के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है। इनके कहाँ से, इनके पीछे 4-4 हजार यानी कि खानदान होते, मतलब अगर आज जितने सदर और जनरल सेक्रेटरी आए थे सबने ये कहा बताएं, आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास हालात नहीं है, आप वो गाड़ियां बंद कराने आ रहे हैं, बत्ते अलग चल रहे होते, सब काम हो रहा है, कोई काम ऐसा नहीं है जो रुका हुआ है। मैं भी जानता हूं, मैं भी शहर का रहने वाला हूं और आप भी शहर के रहने वाले। अगर हम अपने एसओपी के साथ अगर काम करने की इजाजत दे, और हॉलीडे तो होना ही नहीं चाहिए, हॉलीडे की क्या जरूरत है इस वक्त, कौन सी है? आप उससे टाइमिंग आपने कहा, वो आपके साथ एग्री कर गए कि ठीक है टाइमिंग के साथ है, हम वक्त पे खोलेंगे, वक्त पे बंद करेंगे, एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। मैं समझता हूँ इस नाजुक दौर के अंदर सिंध हुकूमत को इस पर रिव्यू करना चाहिए, उनको अपने साथ बिठाना चाहिए, उनकी भी तकलीफें देखे, आजमाइश देखे। हम मुल्क भी चलाना है, हमें मुल्क की तकलीफें आजमाइशें भी देखे। यहाँ आपके यहाँ पे इतनी क्रिटिकल जब पोजीशन थी उस वक्त आपने लॉकडाउन नहीं किया, जब क्रिटिकल पोजीशन थी, जब पहली दफा आया। अब तो बाकायदा सब तैयारी के साथ, अब सारे हिकमत अमली के साथ सब काम हो रहा है। आपकी वो बाकायदा स्ट्रक्चर, आपका रूम्स बने हुए हैं, इमरजेंसी रूम है जहाँ के तहत काम हो रहा है, वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीनेशन हो रही है। तो हम क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? सरवत भाई, लेकिन बात यह कि जब रिलैक्सेशन दी जाती है तो ये ताजिर हजरात एसओपीज पर अमल नहीं करते हैं। जब ये लॉकडाउन की तरफ जाते हैं उस वक्त तो यकीन दहानी कराई जाती है कि ये एसओपीज पर अमल करेंगे, ज्यादा रश नहीं लगने देंगे, मास्क को मैंडेटरी करेंगे, सैनिटाइजर्स अपनी शॉप्स के बाहर लोगों को खड़ा करेंगे, क्यू लगवाएंगे। सर ये सारी चीजें 2 दिन में भूल जाते हैं और उसके बाद फिर जब कोरोना बढ़ना शुरू होता है, लॉकडाउन लगाया जाता है या औकाते कार कम किए जाते हैं तो ये कहते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद कराना तो हुकूमत का काम है, ये सख्ती करें तो खुद ब खुद अमल दरामद हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो आपकी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमने बताएं, वैसे भी तो लोग जो हालात और मामलात हैं उस पर जब वो ये देखते हैं कि आपके जहां जब आपकी सियासी एक्टिविटीज होती हैं, आपके सियासी जलसे होते हैं, आपके सियासी धरने होते हैं, तो उस वक्त भी तो वही कोरोना होता है, कोरोना चला जाता है उन जगह से, क्या वहां सियासत से दूर है। हम समझते हैं कि सियासी कोरोना को नहीं रोकना है, ये इससे ज्यादा आपकी तबाही फैलेगी। इस वक्त गुर्बत का आलम आपके सामने, बेरोजगारी का आलम आपके सामने, महंगाई का आलम आपके सामने, इस वक्त हालात क्या है आपके सामने। इन सब के अंदर हमें गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि उनकी सुनना चाहिए, वो आपके साथ ताउन करने को तैयार है। ठीक है, आप जो एरियाज में आपको समझते हैं कि वहां पे उनकी फेवर नहीं मिल रही है आपको, तो आप वहां पे आप बिल्कुल सख्त एक्शन करें। आपके पास इंतजामिया मौजूद है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, तो उसके तहत आप करें कार्रवाई। लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों का रोजगार बंद कर दे, कारोबार बंद कर दे। ये एक महीना ऐसा आता है, मुकद्दस महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, और ये रोजे तो इबादत का दरवाजा है। हम समझते हैं इससे इंशाअल्लाह ताला आसानियां होती है। आप वो दुआओं वालों के रास्ते बंद कर दे, आप दुआओं की जगह को बंद कर दे। आज हम
कैसे फिर मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क की हम सब जगह, और अल्लाह का बड़ा करम है इस पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की बरकतें हैं कि अब वो नुकसान इतना नहीं हुआ जो जितना नुकसान पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। उन्होंने तो लॉकडाउन किए हैं, वो हमसे ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। तो बताए यहाँ पर आपकी एहतियात आपने की, गवर्नमेंट ने, आवाम ने, ताजिर ने आपके साथ ताउन किया, कौम ने ताउन किया, पब्लिक ने ताउन किया। सर घर के हालात देखे सर, कि घर में 5-5, 6-6 आदमी फैमिली मेंबर्स है, रोजगार नहीं है, गुर्बत अलग है, महंगाई आसमानों पर है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, दुनिया के आप सब चीजें अगर बंद कर देंगे क्या मुल्क तरक्की कर सकेगा? मुल्क की तरक्की का भी हमें सोचना है, हमें वो बिल्कुल एहतियाती तदाबीर के साथ काम करें, ताजिरों को अपने साथ बिठाएं और उनको साथ बिठाकर आप उनकी सुने, तो आप उनको तसल्ली तो दे, आप उनके लिए तो निकाले, कोई रास्ता तो बनाए। वो आपके साथ बैठने को तैयार है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सरवत एजाज कादरी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि जो भी पाबंदियाँ लगानी हैं या जो हिकमत अमली इख्तियार करनी है उसमें कम से कम ताजरों की इनपुट ज़रूर होनी चाहिए, उनसे मशावरत ज़रूर करनी चाहिए। स्टेक होल्डर हैं, एक ऐसा महीना जो कि इबादत का भी महीना है, लेकिन साथ साथ ताजिर हजरात जो हैं वो इस महीने पर बड़ा इन्हिसार करते हैं अपने रोज़गार के हवाले से। तो इस तरह से बग़ैर उनसे किसी किस्म की मुशावरत किए हुए औकात कार को बदल देना, पाबंदी लगा देना, लॉकडाउन कर देना या हफ्तावार छुट्टी का ऐलान कर देना, ये गलत है। सरवत एजाज कादरी का ये भी कहना था कि जी दूसरी जानिब ताजिरों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि SOPs पर अमल किया जाए, हर तरीके से SOPs का ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना के बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद ली जा सके। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और आपको बताते चलें कि आज डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी के तहत एक बाइक रैली का भी इनेकाद किया गया। और ये बाइक रैली जो है ये दरअसल ख़वातीन की बाइक रैली थी, और इस रैली में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो ऐलानात किए गए या जो यानी मुख्तलिफ तकारीर भी की गई, तो उसमें ये कहा गया डॉक्टर फरहान ईसा की जानिब से कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर ख़वातीन को हम यानी इस बात का यकीन दिलाएं कि वो बाइक भी चला सकती हैं, और साथ साथ एक स्कूटी जो होती है जो ख़वातीन के लिए चलाना आसान होती है बनस्बत आम मोटरसाइकिल के, उसकी कीमत 15,000 तक ले आए हैं। और साथ ही साथ बैंक्स को भी इस बात पर इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी लोन्स दें, आसान अक़सात पर ख़वातीन को स्कूटी फराम की जाए, बाइक्स फराम की जाएँ। और ये जो एक मिथ है या एक मफरूज़ा कह लें कि लोग समझते हैं कि शायद ख़वातीन बाइक नहीं चला सकती। आप पाकिस्तान से बाहर जब कहीं और किसी और मुल्क में जाते हैं, चाहे दुबई चले जाएं या फार ईस्टर्न कंट्रीज चले जाएं, हर जगह आपको ख़वातीन बाइक्स चलाती हुई नज़र आती हैं। बिल्कुल जिस तरह मर्द यहाँ बाइक चलाते हैं उसी तरह ख़वातीन भी नज़र आती हैं। तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, सरबराह हैं डॉक्टर ईसा लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के, इसके अलावा रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, आज ये जो रैली निकाली गई जो डॉक्टर ईसा लैब जमजमा से निकाली गई और 2 दरिया तक ये रैली गई, और इसमें ख़ास तौर पे जो ऐलानात आपकी तरफ से किए गए हैं सर, उनके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, पहले तो ये था कि ये रैली जो है एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग जो है वुमेन बाइकर्स को इनकरेज भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ 350 से ज़्यादा लोगों को, लड़कियों को, लेडीज को, नानियाँ भी हैं, उनको ट्रेन भी किया गया है। और उसका जो कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह से अगर हमें आगे मुल्क को बढ़ाना है, शहर को बढ़ाना है या अपने घर को भी सही चलाना है, तो दोनों, एक पहिया जो है वो मर्द है तो एक औरत है, जो दोनों चलेंगे तो फिर ये सिस्टम चलेगा। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझ लेना और इसकी वजह से इसको कंफर्टेबल करें। और हम लोग तो हमेशा से ये बिलीव करते हैं कि अगर लेडीज जो हैं वो बाइक पे तो बैठती हैं, चाहे वो पीछे बैठती हों और बच्चों के साथ हों इतने सारे, और तो वो चला भी सकती हैं। और आजकल जो ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े चैलेंजेस हैं और हैरेसमेंट के इतने बड़े चैलेंजेस हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं और बसेस टाइम पे नहीं चलती, तो जॉब पे भी जाना होता है। अब तो वर्क फोर्स में हमारी मेडिकल लाइन में तो 80% गर्ल्स एंड लेडीज एंड मैडम्स हैं जो कि वो काम कर रही हैं, डॉक्टरनियाँ, और इमरजेंसीज भी आती हैं, उनको जाना भी पड़ता है और वो ये वेट नहीं कर सकती हॉस्पिटल जाने में कि उनके मियाँ घर आए।
तो वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी चाहे पर्सनल हो चाहे वो एज ए डॉक्टर जो है वो जाके ट्रीटमेंट करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कॉमन है और इसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर इमेज भी आएगा, क्योंकि इस्लाम में भी जो है वो औरतों की रिस्पेक्ट और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना जो है वो बहुत ही मैंडेटरी है। अच्छा, ये साथ के साथ हम ये भी जरूर कहते हैं कि जो हमारे कल्चर्स हैं और जो रिलीजियस और मोरल वैल्यूज हैं उसको भी ज़ाहिर मद्देनजर रख के ये काम करना है। अब मैं आपको बताऊं, पहले तो बड़ी लोगों को बड़ी क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो इवन मर्द नजर आते हैं चाहे वो भाई हों जिनको हर दफा जाना पड़ता था लेके उनको कामों पे, और जो है या फिर उनके हस्बैंड जो 9 to 5 जॉब करते थे और फिर दोपहर में बच्चों को स्कूल से पिक करना होता था या सौदा सेल्फ लाना होता था, जिनकी अब वाइफ जो हैं वो ये दोनों काम कर रही हैं और खुद भी अपने भी काम कर लेती हैं, तो वो तो बहुत ही अब रिलैक्स हो गए, उनके से तो काफ़ी प्रेशर हट गया। और आज काफ़ी लोग मर्द हजरात भी जो उनके हस्बैंड और भाई वगैरह थे लड़कियों के वो भी आए हुए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि कॉमन हो और इनकरेज हो। और सबसे पहली जो वुमेन एम्पावरमेंट की रैली निकली वो सपोर्टेड बाय एंड गाइडेड बाय डीजी रेंजर्स चौधरी साहब के साथ थी। अब जो हम लोग ये कर रहे हैं कि बेसिकली पहले स्कूटी की जो प्राइस थी वो 1,20,000 1,30,000 रुपए तक की होती थी, तो उसको 60,000 तक जो है वो लोकल कंपनी से बात करके स्कूटीज की प्राइस को ले आया गया है। और अब ये सिलसिला हो रहा है कि अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको लेडीज को इंस्टॉलमेंट्स पे बाइक्स मिल जाए विदाउट मार्कअप, और उसके लिए हम भी और जो इंडस्ट्रीज हैं और हमारी लैब ने भी एक नंबर डिसाइड किया है कि हम गारंटी लेंगे अगर कंपनी जो है वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट देती है लेडीज को। सर, बाइक्स की इस वक्त यानी जो स्कूटीज हैं उसकी क्या प्राइस है जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल बनाती हैं वो स्कूटीज भी बना रही हैं और बड़ी जाज़िब नज़र स्कूटीज बनाई जाती हैं खवातीन के लिए, क्या प्राइसेस हैं सर इसकी? जी, अभी वो मैं आपको यही गुजारिश कर रहा था कि 1,30,000 तक की पहले अवेलेबल थी और अब वो 1,30,000 की थोड़ी सी मेहनत करने से 60,000 रुपए तक की आ गई है। और अगर ये चीजें कॉमन होंगी और ज्यादा तो कंपनी कह रही हैं कि वो हम उसको 40,000 तक ले आएंगे और 40,000 के अंदर लाके भी हम लेडीज के लिए स्पेशल डील निकालेंगे कि वही चीज जो है वो 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे विदाउट मार्कअप जो है वो उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये अच्छा। और अभी हम बैंक से भी बात कर रहे हैं कि वो भी इस बात को इनकरेज करें। और आज जो है तकरीबन जो हमारे पास आज जितनी भी लेडीज थी सारे 100 की 80-90 जो भी थी उनमें से 8 जो थी वो बैंक में ही काम करती हैं, वो बैंक से ही आ रही थी, तो वो भी मूवमेंट को लेके चल रही हैं कि और आसान एक साथ से उनको दिया जाए कि इतनी सारे अफोर्डेबिलिटी। और ये जो लड़कियां लेडीज जो थी हर उम्र की जो आज अवेलेबल जो चला रही थी, ये नॉर्थ कराची, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी, लांडी, लियारी और लियाकताबाद इन इलाकों से बिलोंग करती थी जहाँ पे और भी बड़े चैलेंजेस हैं। तो अब पहले तो है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो आज जो है डीआईजी जावेद अकबर रियाज साउथ के जो डीआईजी हैं वो उन्होंने खुद इसमें लीड लिया और उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में जो है हम इनको फुल प्रोटेक्शन देंगे। तो 4-5 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कि उनको कॉन्फिडेंस देना, उनकी ट्रेनिंग देना, फिर बाइक प्रोवाइड करना, फिर उसके अलावा जो है वो उनको रोड पे सेफ्टी प्रोवाइड करना, और उसके अलावा जो है वो फिर उसके बाद सिलसिला आगे चलाना, बाइंग परचेज पावर, तो सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला और भी लोग अब इसमें कारवान में आ रहे हैं और आप आई एम वेरी ग्रेटफुल टू योर चैनल कि आप इसको इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्सेप्टेबिलिटी होगी और कारवान आगे बढ़ता जाएगा। सर, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह बाइक्स दी जाती हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, उस तरह स्कूटीज भी जो है वो खवातीन को स्पेशली गिफ्ट में देनी चाहिए ताकि एक ट्रेंड बने और खवातीन जो है ना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ब्रिलियंट आपका आइडिया है और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और जो है इसको बिल्कुल हम लोग भी सारे चैनल पे बात करेंगे, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप बहुत वेल कनेक्टेड हैं, आपकी बड़ी इज्जत है सारे चैनल्स में भी और ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर, तो बस आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। सर, इंशाल्लाह इस दफ़ा हम अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे कि कुछ स्कूटीज़ भी ख़वातीन के लिए रखी जाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो और साथ साथ ख़वातीन में मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में ये बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन सर, आपसे जानना चाहूँगा कि बहैसियत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब, आप नहीं समझते कि हमें अपने शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मज़ीद बेहतर करना होगा ताकि ख़वातीन में ये ट्रस्ट डेवलप हो सके कि अगर वो स्कूटी पे जाती हैं तो ईव टीजिंग ना हो और किसी किस्म की स्नैचिंग या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसकी वजह से हमने ये जो पहले खुद डीजी रेंजर्स सिंध जो अभी नए आए हैं उन्होंने इनिशिएटिव दिया कि सबसे बड़ी रैली जो है जो निकाली गई जिसमें हैदराबाद और मीपो खास से भी राइडर्स आई थी, वो जो है वो उनकी सरबराही में निकली और उन्हें रेंजर्स सिंध की तरफ से पूरी सपोर्ट कहा है और अपने नंबर्स दिए हैं कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रेंजर्स के स्पेशल नंबर्स पे कॉल करेगा तो वो एक्शन लेंगे। इसी तरह से आज जो है वो जावेद अकबर याज डीआईजी साहब ने जो है वो साउथ को कवर किया, फिर गुलाम नबी मेमन साहब जो कराची के एडिशनल आईजी हैं उन्होंने कहा है कि हम बाकी इलाकों में भी कवर करेंगे। तो आई थिंक और अब जो एक और चीज बड़ी अच्छी अनाउंस करी आज जावेद अकबर याज ने कि वो कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग फीमेल ट्रैफिक पुलिस की वार्ड जो है मोटरसाइकिल पे लेडीज जो है पुलिस ऑफिसर्स वो भी जाएंगी और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करेंगी और बल्कि एज एन अथॉरिटी जाएंगी तो लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी के अलावा जो है एक्सेसिबिलिटी भी हो जाएगी। जबरदस्त। तो सर ये बताइएगा कि क्या यानी जो पॉश इलाके हैं क्या उनमें भी खवातीन अब नजर आएंगी कि वो स्कूटी ड्राइव कर रही हों या ये कि वो इस तरीके से स्टेप्स ले रहे हों? देखिए हमारा जो मेन इंटरेस्ट इस वक्त जो है ना वो ये है कि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं ना वो स्कूटीज पे चलाएं जहाँ पे ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन साउथ के ऊपर जो है वो बाइसिकल राइडिंग और हेल्दी एक्टिविटीज और गर्ल्स का लेडीज का इन्वॉल्व होना वो तो मेजर तौर पे स्टार्ट हो गया है। वो बल्कि इतनी जबरदस्त साइकिलिंग कर रही हैं कि वो हम रैली अभी प्लान कर रहे हैं उसकी भी। वो समझें आप सी व्यू से लेके जो है बहरिया टाउन तक जाती हैं और वहां से वापस आती हैं इतनी, और जो लड़के हैं वो तो खैर यहाँ से हैदराबाद तक साइकिल पे जाते हैं। तो आई थिंक वो तो एक हेल्दी एक्टिविटी है और उसको भी डेफिनेटली जो है वो तौर पे इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का जो पर्सनल इंटरेस्ट है ईसा लैब का कि वो जो है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो हैं उनको इनकरेज करना है कि वो ट्रांसपोर्ट को कोई यानी ये ना समझें कि उनके लिए मजबूरी है बल्कि खुद कफील हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही। और इसमें अभी आज जो है और भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ थी, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब जिसके चेयरमैन हैं, राउडी राइडर्स, इसके अलावा जो है वो रोटरी तो खैर थी ही शामिल, ऑक्सफैम ने भी सपोर्ट किया था, कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पेशली इनेबल्ड लोग हैं इनको भी सिखाया जाए, ट्रांसजेंडर्स को भी सिखाया जाए। अच्छा एक और चीज जो कर रहे हैं वो भी कि पुलिस के साथ मिलके जो है वो इनको ट्रेनिंग करके लाइसेंसेस भी इनके पास हों कि रूल्स भी फॉलो हों और उनको रूल्स के बारे में भी हो, तो उसके भी सेमिनार्स हो रहे हैं कि रोड के ऊपर जो डिफरेंट ट्रैफिक साइंस होते हैं उनको फॉलो करना और सेफ्टी के बारे में भी जो है वो ख्याल रखना कि सेफ रहे, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो रिस्की बहुत चलाते हैं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। तो हम चाहते हैं कि ओवरऑल कल्चर और बिहेवियरल चेंजेस आए और जो ये लेडीज ट्रैफिक माइंडसेट भी चेंज होना जरूरी है सर, ताकि ये लोगों को जो माइंडसेट है ना कि बाइक्स खवातीन नहीं चला सकती, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम ये कल्चर डेवलप करते हैं अपनी खवातीन में। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है प्रोफेशनली भी और इकोनॉमिकली भी और पोजीशन वाइज भी, और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि दुनिया में ऐसे को हिला के रख दे और बस अपॉर्चुनिटीज देनी है। और अपॉर्चुनिटीज में 50% अगर फीमेल्स हैं, आप समझें कि अगर 6% 6 लोगों के साथ आप क्रिकेट का मैच खेलें 11 लोगों के साथ तो कैसे मुकाबला करेंगे जब तक कि पूरी आपकी टीम में 11 ना हो, और 11 में जब भी हो सकते हैं जब 6 जो लेडीज की स्ट्रेंथ है वो भी शामिल, वो भी आपके साथ शामिल हो। अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ हम आपसे बात करना चाहेंगे कोविड के हवाले से, खास तौर पे वैक्सीनेशन के हवाले से। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ईसा लैब की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसने काम शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, हमने जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन से वैक्सीनेशन सेंटर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स और तरीके से जो है वो बना लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का चैलेंज आ रहा है तो वो अभी तक ऑपरेशनल हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम स्मगल्ड वैक्सीन या कोई फेक वैक्सीन जो हैं वो कहीं से लेंगे नहीं जब तक कि उसकी प्रॉपर अप्रूवल नहीं रहे। कुछ लैब्स ने जो है वो अनाउंस किया कि वो वैक्सीन आ गई हैं, उनके बाद जिन कंपनी को ऑथराइज थी उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर, तो ये चीजें बड़ी खराब हुई हैं और इससे मैं समझता हूँ वैक्सीन की जो रूमर्स फैल रही हैं उसको तौक़ियत मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपरली लगाना चाहिए और जो प्रॉपर वैक्सीन है कोल्ड स्टोरेज। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट वाली वैक्सीन लगाई जाएगी या प्राइवेट वैक्सीन? हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें फ्री वैक्सीन को प्रोवाइड करेगी तो हमारी ये कमिटमेंट है, और आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं बताता हूँ कि हम भी अपने सारे रिसोर्सेज चाहे वो फ्रीजर और इलेक्ट्रिसिटी मैन पावर को यूज करेंगे और फ्री प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये जहाज है और हमने ईसा लैब ने एक्सपो सेंटर में भी फ्री टेस्ट फ्री लेबोरेटरी हमने जहाज किया था, वही उसी तरह से फ्री काम किया था, हम इसको पूरे जहाज के तौर पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सर इसमें कितने, सिर्फ नॉर्दाबाद सेंटर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं चाहूंगा, एक सेंटर आपने मुख्तस किया है फ्री वैक्सीनेशन के लिए?
नहीं, अभी 3 से 4 सेंटर्स पे ये होगा। नॉर्थ आजमाबाद तो खैर हमारा हेड ऑफिस है, बट डिफेंस भी होगा, इसमें सदर का एरिया भी होगा और गुलशन इकबाल का भी एक सेंटर है, तो वो अप्रूवल स्टेज पे है और वो आ जाएंगी उसकी। बट वी वांट कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और आपके प्रोग्राम से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपको कोई भी वैक्सीन मिले अच्छे इदारे से लगाएं, लेकिन लगवाएं जरूर, और चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंशन करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बीमारी से बचने के लिए सारे स्टेप्स लें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहानी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं वो बासानी ये वैक्सीनेशन करवा पाएंगे, चाहे फ्री वैक्सीनेशन हो या जो प्राइवेटली वैक्सीन अवेलेबल हैं वो, लेकिन वैक्सीन लगवाएं ज़रूर। इस बात का ख्याल रखिए कि वैक्सीन ही वाहिद बचाव इस वक्त रह गया, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs के साथ अगर वैक्सीनेशन करा ली जाती है तो फिर शायद हम कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।